नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के शेयर मार्केट के ऊपर। भारत का शेयर मार्केट फरवरी 2024 से गिरता हुआ जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी की रेट लगातार 5 महीनों तक गिरी हुई है। ये रिकॉर्ड आज से 37 साल पहले था। तब निफ्टी की रेट लगातार 5 महीनों तक गिरती रही। आज से 1 साल पहले जो भी शेयर मार्केट में आया होगा या जो भी नया व्यक्ति शेयर मार्केट से जुड़ा होगा, उसका रिटर्न नेगेटिव ही आया है, पॉजिटिव रिटर्न नहीं आया है। ये क्यों नहीं आया? हमारा देश पीछे क्यों जा रहा है? शेयर मार्केट पीछे क्यों जा रहा है? क्या रीजन है? अनेक व्यक्ति इसके पीछे अनेक रीजन बताते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस देश की नींव जिस जगह पर टिकी हुई है, अगर नींव पर कार्य नहीं हो रहा तो ये मान के चलना कि अभी नहीं तो फिर भविष्य में वह मकान या वह देश ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि कंगूरे सब बनना चाहते हैं, लेकिन नींव की ईंट कोई नहीं बनना चाहता। नींव की ईंट से मेरा आशय यह है कि भारत की मेन जड़ क्या है? क्या है भारत के शेयर मार्केट के पीछे का राज? क्या है भारत की इकोनॉमिक्स का राज? ये देश के अलग अलग नेता, अलग अलग इकोनॉमिक्स, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है, लेकिन सच्चाई यही है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर लगभग 45% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। ना वो शेयर मार्केट को जानते हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आता। ये जो फंडा है वह भारत के 20% लोग जानते हैं, और भारत के 20% लोगों में से टॉप के 2% ही लोग इस मार्केट को जानते हैं। भारत के 1% लोग ही ऐसे हैं जो कि भारत के शेयर मार्केट को चलाते हैं। ये आपको अजीब सी बात लग रही होगी, लेकिन ये देश की सच्चाई है। जब देश की सच्चाई के ऊपर बात होती है तो सभी के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये सच्चाई है कि आज हमारे देश की हालात खराब होती हुई जा रही है। इसके पीछे का क्या रीजन है? पॉलिटिकल रिश्ते कैसे खराब हो रहे हैं? हमारा किसी देश के साथ रिलेशनशिप अच्छा क्यों नहीं है? क्या रीजन है? और रिलेशनशिप अच्छा नहीं होने के पीछे का क्या रीजन है? हर एक मुद्दों पर अलग अलग वीडियो बन सकता है, परंतु मैं इतनी डिटेल में जाकर बात नहीं करूंगा। मैं आपको सीधा सीधा ये बता रहा हूं, भारत का शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है, और गिर रहा है क्या इसके पीछे जो ट्रंप ने दी हुई धमकी है, वो टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, क्या वह रीजन है? जी नहीं, टैरिफ का रीजन नहीं है। भारत के का रुपया गिरता हुआ जा रहा है, क्या ये रीजन है? जी नहीं, ये भी रीजन नहीं है। भारत का रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, तो ये रीजन भारत के शेयर मार्केट पे कोई प्रभाव नहीं डालता। टैरिफ भारत के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती, तो फिर आखिरकार डालती क्या है? ये सोच निर्भर करती है देश के लीडर के ऊपर। जो अगर देश का लीडर अच्छा हो, उसे इकोनॉमिक्स का ज्ञान हो, तो वह देश के गिरे हुए शेयर मार्केट को भी बूस्ट दिला सकता है। काम कंपनियां अपने स्तर पर अच्छा कर रही है। कोई नहीं चाहता कि मेरी कंपनी लॉस में जाए। सब कंपनी के मालिक चाहते हैं हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए। हर कंपनी का एक वर्कर चाहता है हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे, ताकि हमारी अच्छी खासी सैलरी हो। लेकिन इसका अपोजिट हो रहा है। इसके पीछे अनेक बुद्धिमान लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन वह मेरी नजर में बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सच्चाई जब जानोगे, सच्चाई को जब देखोगे, तब समझ में आएगा क्या 2030 में भारत वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमिक्स बन जाएगा। मेरी नजर में मुझे तो नहीं लगता कि ये दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बन सकता है। मुझे तो विश्वास अभी नहीं है, क्योंकि जो भारत की हालात है, पिछले 1 साल से अभी तक भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव है। जहां पर लगभग 7.5% होना चाहिए, वही जीडीपी रेट 6.5% पे आ चुकी है। ये हालात होती जा रही है। और तो और यहाँ पर बेरोजगारी को भी छुपाया जा रहा है, बेरोजगारी को दिखाया नहीं जाता। और जो भी ये नए इन्वेस्टर शेयर मार्केट में जुड़ रहे हैं, नए नए एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए अभी बुरा समय है, और इससे बुरा समय किसी के लिए हो नहीं सकता। और अगर ये शेयर मार्केट या बैंक निफ्टी किसी में आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, इसकी रेट अगर 22,000 है, अगर ये 22,000 से टूटी
तो कहां जाके गिरेगी? आपको पता है ना, ये हालात हो गए क्योंकि शेयर मार्केट जो कोरोना के कारण दबा हुआ था कि जैसे तैसे करके अपने लेवल पाया और लेवल पाते ही फिर गिरते जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री की सोच क्या होना चाहिए? अगर आप देश के प्रधानमंत्री होते तो आपकी सोच क्या होती? क्या विदेशों से रिश्ते अपने खराब होना चाहिए? क्या विदेशों से रिलेशन अपने खराब होना चाहिए? अपने पड़ोसी मुल्कों से अपने रिश्ते खराब होना चाहिए? हालात ये हो गए कि जो अपने पक्ष का जो देश है जिससे अपना जो व्यर्थ सामान है वो बेच सकते हैं, वह भी अब वो नहीं खरीद रहा। क्या भारत के मालों में इतनी गुणवत्ता कमजोर हो गई? भारत की कंपनियां इतनी घटिया किस्म का माल तैयार करती हैं? क्या है रीजन इसके पीछे? जबकि भारत के पास एक ऐसा खजाना है, वह कृषि का है, क्योंकि सबसे ज्यादा कृषि भारत में ही होती है और भारत एक कृषि के ऊपर निर्भर देश है। अगर ये कृषि के क्षेत्र को मजबूत कर लेता है तो शेयर मार्केट ऑटोमेटिकली बूस्ट करेगा। आपकी सोच क्या है, क्या नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करता, परंतु अभी हालात ये है कि भारत में रेल कंपनी के भी शेयर गिरे हुए हैं। क्यों गिर रहे हैं? अडानी पोर्ट के गिरे हुए हैं और कौन सी भी कंपनियों को जाके आप चेक करो, सभी के शेयर लॉस में है, नेगेटिव रिटर्न है। क्या है इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन यही है कि जो लीडर है उसे इकोनॉमिक्स की समझ कम है। रिलेशनशिप ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो तब देश के लिए प्रॉफिट है, हमारे देश की जनता के लिए प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन देश की हालात और बुरी होती जा रही है। श्रीलंका से हमारा कोई रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, बांग्लादेश से अच्छा नहीं है, पाकिस्तान से अच्छा नहीं है, चीन से अच्छा नहीं है। हालात यहां पर आ गए कि सबसे ज्यादा अमेरिका आयात करता था भारत से, वह भी भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी देता है। क्यों? क्या भारत के माल की गुणवत्ता कमजोर है? मान लो हमने चीन के ऊपर टैरिफ लगाते या चीन से कोई माल नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि हम चीन के माल को जानते हैं, उनकी गुणवत्ता क्या होती है। 3 दिन चलता है, 4 दिन में खत्म, ये गुणवत्ता होती है चीन के माल की। क्या हमारे देश का माल ऐसा ही है? टाटा स्टील का नाम चलता था, क्या टाटा स्टील इतनी मिलावटी चीज बनाने लग गई? जी नहीं। अपनी कंपनियां, अपने देश की कंपनियां अच्छा प्रोडक्ट बना रही है, अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर रही है, लेकिन संकट आता है देश की राजनीति के ऊपर, देश के नेता के ऊपर। इसी के वजह से ये देश चौपट होता जा रहा है, देश का शेयर मार्केट चौपट हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, हालात बुरी होगी। अभी आने वाले अगर 1 साल तक यही प्रोसेस चलता रहा तो देश की इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी क्रैश करेगी। ये आज इस वीडियो में समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो और भी वीडियो आएगा। ये मैं आज बोल रहा हूं कि देश की इकोनॉमिक्स क्रैश करेगी, क्योंकि जिस दिन देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बना है तो उस समय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मैंने देश को उस समय संभाला था जब भारत के पास 15 दिन का बजट बचा हुआ था, 15 दिन तक ही खर्चा चल सकता था भारत का, और वहां से लेकर मैंने इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स लाके खड़ी कर दी भारत की। दुनिया में 5वीं इकोनॉमिक्स भारत को लाके खड़ा कर दिया, और वहां से दिक्कत ये आ गई, अब भारत की इकोनॉमिक्स को संभालना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सभी का ध्यान आकर्षित होता है इंडस्ट्रियल कंपनियों पर। ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को प्राथमिकता दी जाती है। प्राथमिकता देना अच्छी बात है, लेकिन जो अपना मेन सेक्टर है उसे भी मजबूत करना अच्छी बात है। वह मजबूत होना चाहिए और साथ में कंपनियों को भी मजबूत करना चाहिए, तब तो देश का विकास हो सकता है, तब तो देश की जीडीपी पॉजिटिव हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रिजल्ट आ सकते हैं। परंतु हालात ये हो गई, एक सेक्टर को तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और एक सेक्टर को कमजोर कर रहे हैं। क्या देश के किसान देश में कोई आर्थिक योगदान नहीं देते? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सोचकर आश्चर्यचकित होगा, अभी जो कुंभ का मेला लगा है इसमें 4 लाख करोड़ रुपया की आमदनी हुई है सरकार को। थोड़ी सोचने की बात तो है। मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश के 1 साल का बजट तो एक कुंभ के मेले में आ गया। सोचने योग्य बात है, परंतु सरकार ध्यान कहाँ दे रही, ध्यान अलग जगह भटका रही है। क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उनकी नॉलेज अलग अलग सेक्टर में रहती है, क्योंकि शेयर मार्केट में क्रैश आते जाते रहते हैं, ये साधारण बात बोल देते हैं सभी, और आते भी हैं जाते भी हैं। ये बात मैं भी बोलता हूं कि ऊपर नीचे चलता है, लेकिन लगातार 5 महीनों की गिरावट ये दर्शाती है कि 37 साल पहले ये हुआ था
तो अभी अगर ये कंटिन्यू रहा 1 साल तक तो भारत की इकोनॉमिक्स पे क्रैश आएगा, ये कंफर्म है। और ये क्रैश भारत के यहाँ के लोगों पर प्रभाव डालेगा। गरीबों की हालात बहुत बुरी हो जाएगी और अमीरों की हालात भी बुरी होगी, क्योंकि इसमें देश में कोई सुख से नहीं रहेगा। क्योंकि जब बांग्लादेश की इकोनॉमिक्स डगमगाई तो हालात वहां की बुरी हुई है। आपको यह सोचकर आश्चर्यचकित होगा कि बांग्लादेश का मानव सूचकांक भारत के मानव सूचकांक से आगे है। सोचने की बात है, हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे निकल रहे, बांग्लादेश जैसे देश हमसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और हम कहां पर जा रहे हैं, हमारा देश कहां जा रहा है। और जो धर्म की आड़ में अपने आप को धर्म भक्त समझते हैं, अरे बात ठीक है, तुम धर्म भक्त समझो, परंतु देश क्या कर रहा है, आपका लीडर क्या कर रहा है, आपकी सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में हमको जानना चाहिए। हमको उसके बारे में परिचय होना चाहिए, हमको भी पता चले कि सही डायरेक्शन में है या गलत में। और कुछ लोग बोलेंगे क्या आप भगवान हो, आपको जानना जरूरी है। जी नहीं, हमें जानना नहीं है, लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा। कोशिश हर एक नागरिक की, हर एक जाति की, हर एक समाज की यह होना चाहिए कि भारत की इकोनॉमिक्स हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। ये क्रैश मार्केट में कम से कम आना चाहिए, और जो भी सेक्टर हो उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता सुंदर सुखमय जीवन यापन कर सके। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ की जनता को बेवकूफ ना बनाया जाए, उसे स्पष्ट बताया जाए कि क्या हो रहा है। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स लगे हुए हैं भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में। जब ट्रंप ने कहा कि हम टैरिफ जितना भारत लगाएगा इतनी ही हम लगाएंगे, तो यहाँ के नेताओं के पसीने छूट गए कि हमारे माल को खरीदेगा कौन। जी हाँ, मैं मानता हूं आपके माल को नहीं खरीदेगा, परंतु आपके पास सेक्टर और भी तो है, उन पे ध्यान दो। और वो जो माल स्टॉक हुआ है वो क्यों हुआ है, दो जगह पे कंट्रोल रखो। ऐसा नहीं कि अमेरिका ने अभी धमकी दी है कि तेल को खरीदना है तो और जगह से नहीं, अमेरिका से खरीदो, जितनी रेट ऊपर वहां खरीद रहे हो उतनी रेट पर हम तेल देंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह पर नहीं, मकान को कभी बनाते हो तो एक स्तंभ पर नहीं बनाना चाहिए, 3-4 पिलरों पे बनाना चाहिए। मान लो एक पिलर टूट भी जाए तो मकान गिरना नहीं चाहिए। ऐसा ही देश की अर्थव्यवस्था है, एक देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर कभी उस देश से रिश्ते खराब भी हो जाए तो वह प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परंतु भारत का जो लीडर है, भारत की जो सरकार है, इसकी सोच यही है कि वह एक के ऊपर निर्भर होती जा रही है। ये गलत डिसीजन है। जब भारत देश आजाद हुआ था, जब विश्व 2 गुटों में बट गया था, तब भारत देश ने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की जो नीति अपनाई है, जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई है, उसके पीछे का मकसद यही था, जहां पर हमें प्रॉफिट लगे वहां हमें काम करना चाहिए। आई होप ये कुछ बातें आपको पसंद आई हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्यारा सा कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।